आज का पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिबंध एवं व्यापार का विनिमय अधिनियम 2003 में किस धारा में उत्पादन और को परिभाषित किया गया है? उत्पादन को, प्रोडक्शन को परिभाषित करने के बारे में पूछ रहा है। इन विच सेक्शन प्रोडक्शन इज डिफाइंड इन द प्रोहिबिशन ऑफ सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ट्रेड एक्ट 2003। ऑप्शन नंबर ए है 3A, ऑप्शन नंबर बी है 3K, ऑप्शन नंबर सी है 3N एंड लास्ट ऑप्शन है 3L। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हिट हो गया। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3K इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के किस धारा में वर्णन है कि सीआरपीसी 1973 की किसी बात के होते हुए भी किस अधिनियम के धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा? विच सेक्शन ऑफ द आरपीएफ एक्ट 1957 डिस्क्राइब्स द नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी 1973? एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 16.2, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 17.2, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 17.3 एंड लास्ट ऑप्शन है 18। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हिट हो गया। आपके स्क्रीन पर देखिए 70.2 में बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे धूम्रपान करते हुए पाया जाता है किन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? If a person is found smoking at the railway station, under which section action will be taken? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है तंबाकू प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 21 एंड रेलवे एक्ट 167। दूसरा ऑप्शन दे रहा है टीपी एक्ट सेक्शन 22 एंड रेलवे एक्ट 167। तीसरा दे रहा है टीपी एक्ट सेक्शन 27 एंड रेलवे एक्ट 167। चौथा दे रहा है टीपी एक्ट सेक्शन 24 एंड रेलवे एक्ट 167। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टीपी एक्ट सेक्शन 21 एंड रेलवे एक्ट 167 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो तंबाकू प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 2021 एंड रेलवे एक्ट 167 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई नामांकित बल सदस्य अपने ड्यूटी के विरुद्ध काम करने या किसी नियम या एक्ट या उच्चाधिकारी के उचित आदेशों का उल्लंघन या अवहेलना करेगा तो आरपीएफ अधिनियम के किस धारा का दोषी होगा? इफ एन इनरोल्ड फोर्स मेंबर एक्ट कंट्रेरी टू हिज ड्यूटी और वायलेट्स or disobeys any rule, act or proper orders of a superior, then under which section of the RPF Act will he be guilty? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है सेक्शन 17, ऑप्शन नंबर बी रहा है सेक्शन 17.1, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है सेक्शन 17.2, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सेक्शन 17.3। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 17.1 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नामांकित बल सदस्य अपने ड्यूटी के विरुद्ध काम करने या किसी नियम, एक्ट या अधिकारी के उचित आदेशों का उल्लंघन या अवहेलना करेगा तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अधिनियम के धारा 17.1 के अंतर्गत वो दोषी होगा, उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आरपीएफ नियम 1987 के अंतर्गत पुलिस के साथ संपर्क किस नियम के अंतर्गत बताया गया है? Under which rule the contact with the police is described under the RPF rule 1987? ऑप्शन नंबर 1 है नियम 258, ऑप्शन नंबर 2 है नियम 257, ऑप्शन नंबर सी है नियम 259 एंड ऑप्शन नंबर डी है नियम 260। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि पुलिस के साथ जो लाइजन का जो लेसन है वो उसके अंतर्गत ये है। तो किस नियम के अंतर्गत जो है पुलिस के साथ संपर्क बताया गया है आरपीएफ रूल के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर हिट हो गया आपके आंसर पर देखिए नियम 258 में बताया गया है कि आरपीएफ नियम 1987 के अंतर्गत पुलिस के साथ संपर्क नियम 258 के अंतर्गत बताया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है एनडीपीएस एक्ट 1985 में अवैध व्यापार को किस धारा में परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन इलीगल ट्रेड इज डिफाइंड इन एनडीपीएस एक्ट 1985?
ऑप्शन नंबर 1 है धारा 8, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 8A, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 9 एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 11। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8A में बताया गया है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 में अवैध व्यापार को धारा 8A के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आरएसएफ का दूसरा नाम रेलवे सुरक्षा दल कब रखा गया। जैसा कि आपने पढ़ा है कि रेलवे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो इतिहास है, जो इसकी हिस्ट्री है कि कब कब क्या क्या हुआ, उसी के क्रम में ये प्रश्न है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। व्हेन वाज द आरएसएफ रीनेम्ड एज रेलवे प्रोटेक्शन टीम। ऑप्शन नंबर 1 है 1954, ऑप्शन नंबर बी है 1955, ऑप्शन नंबर सी है 1956 एंड लास्ट ऑप्शन है 1957। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये देखिए इसका सही आंसर हिट हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1956 जो है इसका सही आंसर होगा। 1956 में आरएसएफ का दूसरा नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा दल रखा गया था। रेलवे सुरक्षा बल इसको मत पढ़िएगा, रेलवे सुरक्षा दल रखा गया था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ऑल इंडिया पुलिस गेम एवं ड्यूटी मीट के बारे में किस अस्थायी आदेश में दिया गया है। इन विच प्रोविजनल ऑर्डर हैज बीन गिवन अबाउट ऑल इंडिया पुलिस गेम एंड ड्यूटी मीट। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 46, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 48, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 45, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 49। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हिट हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 45 में बताया गया है ऑल इंडिया पुलिस गेम एवं ड्यूटी मीट के बारे में, अस्थायी आदेश संख्या 45 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल अधिकारी को बिना वारंट या प्राधिकार के तलाशी, जब्ती व गिरफ्तारी की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है। अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985 अंडर विच सेक्शन इज द पुलिस ऑफिसर एंटाइटल्ड टू सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट और अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 41, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 42, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 43, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 44। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप बताएं। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेक्शन 42 में बताया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल अधिकारी को बिना वारंट या प्राधिकार के तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी की शक्ति एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे एक्ट 1987 के अंतर्गत किसी रेल सेवक द्वारा झूठा रिपोर्ट करने पर कितनी सजा देय होगी। इसका देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 178 नहीं है, नहीं सॉरी रेलवे एक्ट 178 के अंतर्गत किसी रेल सेवक द्वारा झूठा रिपोर्ट करने पर कितनी सजा देय है। व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ मेकिंग फॉल्स रिपोर्ट बाई अ रेलवे सर्वेंट अंडर रेलवे एक्ट 178। ये रेलवे एक्ट की का सेक्शन है, ये रेलवे एक्ट सेक्शन 178 है, इसको पढ़िएगा। रेलवे एक्ट 178 मत पढ़िएगा, रेलवे एक्ट सेक्शन 178 पढ़िएगा। तो इसका देखिए व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मेकिंग फॉल्स रिपोर्ट बाय अ रेलवे सर्वेंट अंडर रेलवे एक्ट सेक्शन 1678। ऑप्शन नंबर 1 है 2 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड 500 रुपीज फाइन और बाथ। ऑप्शन नंबर 2 रहा है 2 ईयर इम्प्रिजमेंट और 1000 रुपीज। ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है 2 ईयर इम्प्रिजमेंट 1000 RS फाइन और बाथ। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 3 ईयर इम्प्रिजमेंट 500 RS फाइन और बाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर फ्लैश हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 ईयर इम्प्रिजमेंट और 1000 RS फाइन और बाथ। यह रेलवे एक्ट धारा 178 के अंतर्गत यदि किसी रेल सेवक के द्वारा झूठा रिपोर्ट करने की सजा है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में रेलवे एक्ट में सद्भावना पूर्वक कार्य करने के लिए रेसुव को संरक्षण प्राप्त है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड द रेलवे एक्ट गिव प्रोटेक्शन टू द आरपीएफ फॉर एक्टिंग इन गुड फैक्ट। दोस्तों इस तरह का प्रश्न बनाने का मतलब यह है कि जो हमारी सीआरपीसी है या आईपीसी है
ये सारी जो भी फंडामेंटल रूल्स हैं ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हमारा रेलवे एक्ट, हमारा आरपीयूपी एक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे फंडामेंटल जो रूल हैं, जो फंडामेंटल लॉ हैं, उनके साथ कनेक्ट हैं। तो उनको कनेक्ट करके पढ़ने से मतलब यह है कि जब भी हम कार्य करते हैं, जब हम फील्ड में कार्य करेंगे, तो इन धाराओं को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। रेलवे एक्ट या आरपीयूपी एक्ट की जो भी कार्रवाइयाँ करते हैं उनमें इन धाराओं को भी कनेक्ट करता है। तो समय को देखते हुए इस तरह के प्रश्न बोर्ड के द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसको कनेक्ट करके पढ़िए। ये आपको काफी समय तक याद हो जाएगा और एक चीर काल तक आपके दिमाग में ये चीज व्यवस्थित रहेंगी। तो दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है आईपीसी 182, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है आईपीसी 184, ऑप्शन सी दे रहा है 186, ऑप्शन डी दे रहा है आईपीसी 187। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रेलवे एक्ट में सद्भावनापूर्वक कार्य करने के लिए रेसुल बल को आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है? तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईपीसी 186 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि सद्भावनापूर्वक कोई कार्य करने पर बल को संरक्षण प्राप्त है आईपीसी की धारा 186 के अंतर्गत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायालय का एक ऑफिसर ए सी को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर और ठीक ठाक जांच के पश्चात विश्वास करके कि डी ही सी है, डी को गिरफ्तार कर लेता है। ए ने आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया गया है? दोस्तों देखिए, ये जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में आपको एक स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको आप समझिए, क्वेश्चन को समझिए, और इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आना संभावित है, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा ये देखा जाएगा कि आप चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, आप जो हमारे जो सेक्शन हैं, जो रूल हैं, उनको कितने तरीके से समझ पा रहे हैं, जो आर्टिकल हैं उन सारी चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट on being ordered by that court to arrest C and after a proper inquiry believes that D is C. Arrest D. A has not committed any offence under which section of IPC? देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है IPC 79, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ऑप्शन 81, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 76, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 78। जनरल एक्सेप्शन का ये क्वेश्चन है, ये साधारण अपवाद के जो क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर आपने लिख लिया होगा। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 76 में बताया गया है कि अगर तथ्य के भूल के कारण, न कि कानून के भूल के कारण कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य अपराध नहीं होता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 13 है, रमेश ओएची तार को ठीक कर रहा है, पोल पर से हथौड़ा छूटकर नीचे गिरता है जिससे नीचे काम कर रहा गैंगमैन की मृत्यु हो जाती है। यहां रमेश ने उचित सावधानी का पूरा ध्यान रखा है, आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत उसका यह कार्य माफी योग्य है? रमेश इज फिक्सिंग द OHE वायर एंड हैमर इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोल एंड फॉल्स डाउन causing the death of gangman. Here Ramesh has taken full care of proper prosecution under which section of IPC is pardonable. ऑप्शन नंबर ए है आईपीसी 76, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 79, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 80 एंड ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 81। जैसे सर जो ये जनरल एक्सेप्शन का के जो भी सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको जानकारी रखनी भी चाहिए। मेरे ख्याल से भारत के या जो भी नागरिक है, आम नागरिक को भी इस चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए और आपको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये जो है सावधानीपूर्वक कार्य करने में दुर्घटना हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आईपीसी 76, दूसरा दे रहा है ऑप्शन 79, ऑप्शन सी दे रहा है सेक्शन आईपीसी 80 एंड अगला दे रहा है 81। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 80 में बताया गया है कि उचित सावधानी के साथ कार्य करने में और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो उसका कार्य माफी योग्य होता है। अगला प्रश्न है, ए रेलवे सुरक्षा बल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निकाले गए सम्मन के पालन में गवाह के रूप में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हुए जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है। ए ने आईपीसी के अंतर्गत किस धारा का दोषी है? ए डज नॉट वॉलेंटरली अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन pursuance of a summon issued by a authorized officer of the RPF to appear before a magistrate as a witness under which section of the IPC A is guilty for?
ऑप्शन नंबर ए है 174, ऑप्शन नंबर बी है 175, ऑप्शन नंबर सी है 179 एंड ऑप्शन नंबर डी है 180। दोस्तों ये जो भी ऑप्शन में आप देख रहे हैं 174, 175, 160, 179, 180, ये जो भी ये सभी धाराएं जो आईपीसी की सभी धाराएं हैं, ये आपको जब जांच करेंगे या जब भी आप एक प्राधिकृत अधिकारी बन जाएंगे तो इन सारे धाराओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको आप जरूर देखिएगा, ये सारी धाराएं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखिए, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि धारा 174 के अंतर्गत। अगर आप जो है इसमें दिया गया है कि अगर आवश्यकता हो किसी सम्मन करने पर, अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थिति में अवज्ञा के नाम से जानते हैं इस सेक्शन को आईपीसी की, तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 174 उपस्थिति में अवज्ञा इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो कोई लोक सेवक को दस्तावेज पेश करने या सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हुए जानबूझकर पेश नहीं करता हो, वो आईपीसी के किस धारा का दोषी है? हाउएवर डज नॉट knowingly produce a public servant being legally bound to produce or hand over a document is guilty to which section of the IPC? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है आईपीसी 179, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है आईपीसी 181, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 175 एंड ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 178। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 175 में बताया गया है कि दस्तावेज को पेश करने या सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हुए जानबूझकर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पेश नहीं किया जाता है तो आईपीसी की धारा 175 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कबाड़ खाने से जब्त की गई अवैध रेल संपत्ति को कब्जे में लेने से विरोध यह जानते हुए किया जाता है कि अधिकारी के द्वारा यह कार्य लोक सेवक का कानूनी कार्य निष्पादन है, यहां आईपीसी के किस धारा का अपराध हो रहा है? द प्रोटेस्ट अगेन टेकिंग पोजेशन ऑफ इलीगल रेलवे प्रॉपर्टी कन्फ्लिक्टेड बाई ईटिंग जंक इज डन नोइंग दैट दिस एक्ट बाई द ऑफिसर इज अ लीगल एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी इज बीइंग कमिटेड हियर? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है आईपीसी 183, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 184, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 186, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 179। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही प्रश्न देखिए हिट हो गया। इसका सही उत्तर है आईपीसी 183 के अंतर्गत ये बताया जा रहा है इस तरह के। तो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो किसी सरकारी कर्मचारी के सरकारी कार्यों के पालन में बाधा डालेगा उसका अपराध आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? However, obstruct the performance of official function of a government servant, his offence will be punishable under which section of the IPC? ऑप्शन नंबर 1 है आप आईपीसी 183, ऑप्शन नंबर बी है 185, ऑप्शन नंबर सी है 187, ऑप्शन नंबर डी है 186। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हिट हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारा 186 के अंतर्गत बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी के कार्यों के पालन में बाधा डालना आईपीसी के धारा 186 के अंतर्गत दंडनीय है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 है, ए एक मुंसिफ है, एक रेल कर्मचारी बी से डी के पक्ष में किसी मामले का निर्णय करने के लिए ए को इनाम के रूप में 10,000 रुपए प्राप्त करता है। ए ने आईपीसी के किस धारा का अपराध किया है? A is a munsif, a railway employee gets Rs 10,000 as reward to A for deciding a case in favor of D. From B, A has committed which section of IPC? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है IPC 159, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है IPC 160, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है IPC 161 एंड ऑप्शन नंबर डी दे रहा है IPC 165। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि धारा 161 के अंतर्गत ये बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दोस्तों मैं प्रश्नों को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अगर डिफाइन करूंगा तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए प्रश्नों को मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अगर किसी प्रश्न में आपको कहीं से कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट का 100% जो है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है यानी कि क्वेश्चन 19 है। 2800 ग्रेड पे लेवल 5 के कर्मचारी को कितने सेट पास पीटीओ दिया जाता है? हाउ मेनी सेट पास पीटीओ इज गिवन टू एन एम्प्लॉय ऑफ 2800 ग्रेड पे एंड लेवल 5?
ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 3 सेट पास और 4 सेट पीटीओ। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 4 सेट पास एंड 3 सेट पीटीओ। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 4 सेट पास एंड 4 सेट पीटीओ एंड ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 3 सेट पास एंड 5 सेट पीटीओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हिट हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3 सेट पास और 5 सेट पीटीओ दिए जाते हैं 2800 ग्रेड पे लेवल 5 के कर्मचारी को। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2800 ग्रेड पे लेवल 5 के पास का रंग क्या होता है। दोस्तों 2800 ग्रेड पे के लिए आप ये परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप 2800 ग्रेड पे में आएंगे, लेवल 5 में आएंगे, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है। व्हाट इज द कलर ऑफ पास 2800 ग्रेड पे एंड लेवल 5। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है सेकेंड क्लास पास, सेकेंड क्लास ए पास येलो। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है फर्स्ट क्लास ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है फर्स्ट क्लास ए पास व्हाइट एंड ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सेकेंड क्लास पिंक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर देखिए बुलेट हिट हो गया ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सेकेंड क्लास ए पास जो कि पीले रंग का होता है। सेकेंड क्लास ए पास जो पीले रंग का होता है ये मिलता है 2800 ग्रेड पे और लेवल 5 के कर्मचारियों को। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 21 है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम में बल सदस्यों को राजनीति या चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंधित करती है। इन विच रूल ऑफ 21 रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 the force member are prohibited from participating in politics or election। ये देखिए थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ मिस्टेक हो रहा है। ये क्वेश्चन संख्या 21 इसमें आ गया है तो इसको आप इग्नोर करिएगा। नियम 4 अगला है नियम 5 आप अगला है नियम 6 अगला है नियम 7। इसको आरपीएफ रूल मत समझिएगा। ये रेल सेवा आचरण नियम 1966 है जो कि सभी रेल कर्मचारियों पर लागू है। हम भी रेल कर्मचारी माने जाते हैं, इसकी वजह से ये हम पर भी लागू है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि नियम 5 में बताया गया है कि बल सदस्यों को या रेल कर्मचारियों को राजनीति या चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंधित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है रेलवे द्वारा आवंटित सरकारी आवास को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देना रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम का उल्लंघन है। ग्रांटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉटेड बाय द रेलवे टू एनी अदर पर्सन इज अ वायलेशन ऑफ विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। ऑप्शन नंबर 1 है नियम 13, ऑप्शन नंबर बी है नियम 11, ऑप्शन नंबर सी है नियम 15 एंड ऑप्शन 4 है नियम 15.1। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि नियम 15.1 में बताया गया है कि सरकार रेलवे द्वारा आवंटित सरकारी आवास को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देना रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 15.1 का उल्लंघन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में कितने प्रकार के पास जारी किए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ पासेस आर इश्यूड इन इंडियन रेलवे। ऑप्शन नंबर 1 है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। इसका प्रश्न लगभग 100% लोग बताएंगे। तो कितने प्रकार के पास जारी किए जाते हैं इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 किस्म के पास दिए जाते हैं। भारतीय रेलवे में 7 तरह के पास दिए जाते हैं। अब ये पास कौन कौन है 7 किस्म के, इसके बारे में किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है ड्यूटी पास कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ड्यूटी पासेस आर देयर। ऑप्शन नंबर 1 है 7, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए ड्यूटी पास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 प्रकार के ड्यूटी पास दिए जाते हैं। 4 प्रकार के ड्यूटी पास होते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेटल पास कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेटल पासेस आर देयर। ऑप्शन नंबर 1 है 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3 तरह के मेटल पास होते हैं। मेटल पास कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। एमएस वर्ड में संपूर्ण पेज को सेलेक्ट करने का शॉर्ट की क्या है। MS Word has a short code to select the enter page। ऑप्शन नंबर है CTRL+Y, ऑप्शन नंबर बी है CTRL+E, ऑप्शन नंबर सी है CTRL+A, ऑप्शन नंबर डी है CTRL+C। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा।
तो इसका सही आंसर देखिए बुलेट हिट हो गया इसका। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CTRL A से पूरे पेज को सेलेक्ट किया जाता है MS वर्ड के अंतर्गत। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम लेटर वगैरह बनाते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं या जो भी है डॉक्यूमेंट को बनाते हैं MS वर्ड में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। अगला प्रश्न है MS वर्ड में एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? विच शॉर्टकट इज यूज टू मूव अप वन पैराग्राफ इज MS वर्ड? ऑप्शन नंबर 1 है CTRL+ अप, ऑप्शन नंबर बी है CTRL+ डाउन, ऑप्शन नंबर सी है CTRL+ राइट एंड ऑप्शन नंबर डी है CTRL+ लेफ्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका ये बुलेट हिट हो गया ऑप्शन नंबर 1, यानी कि CTRL+ अप के द्वारा पैराग्राफ को ऊपर जाने का शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस? ऑप्शन नंबर 1 है माइक, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है माउस एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटर। तो बताइए इसका इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आजकल LKG और UKG के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसको आप पढ़िए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आएंगे, आना ही आना है इस तरह के प्रश्नों का, क्योंकि कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है आज के कार्यप्रणाली में। और RPF में भी जिस तरह से RPF का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है दिन पर दिन, तो इसमें कंप्यूटर वर्क का काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। तो कंप्यूटर से की नॉलेज बहुत जरूरी है सभी कर्मचारियों के लिए। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों के वेतन और बिल से संबंधित गणना के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन रिलेटेड टू सैलरी एंड बिल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एम्प्लॉइज? ऑप्शन नंबर 1 है MS वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है MS एक्सेस एंड ऑप्शन नंबर डी है MS एक्सेल। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MS एक्सेल में जो भी गणना से संबंधित कार्य की जाती है, जो संगणितीय संक्रियाएं जो भी की जाती हैं वो MS एक्सेल में की जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सॉफ्टवेयर है जो कि गणना करने के लिए बड़े बड़े डेटा को इसके द्वारा एक्सेस किया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हैकिंग, फिशिंग एंड स्पैमिंग ये क्या है? आपने नाम सुना होगा हैकिंग, फिशिंग एंड स्पैमिंग, ये क्या है? व्हाट इज हैकिंग, फिशिंग एंड स्पैमिंग? ऑप्शन नंबर 1 है टिकट दलाली से संबंधित शब्द है, ऑप्शन नंबर बी है अवैध वेंडिंग से संबंधित शब्द है, ऑप्शन नंबर सी है अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित ये शब्द हैं, या ऑप्शन नंबर डी है साइबर क्राइम से संबंधित ये शब्द हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइबर क्राइम से संबंधित ये शब्द हैं हैकिंग, फिशिंग एंड स्पैमिंग। अगले प्रश्न में हम बताएंगे कि हैकिंग, फिशिंग और स्पैमिंग क्या होता है। अगला प्रश्न है हैकर्स अक्सर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर दूसरों के पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं बिना उनके अनुमति के ही, उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों आजकल आप देखें हैकर शब्द एक बहुत ही प्रचलन में है। हैकिंग हो रही है, आपका कोई आईडी है वो हैक हो गया, या आपका कोई अकाउंट है वो हैक हो गया। तो दोस्तों हैकिंग शब्द जो है ये साइबर क्राइम से संबंधित रिलेटेड जो क्राइम है ये आजकल काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है। तो इसके लिए हमारे RPF में भी, हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी एक जो है साइबर सेल बनाया गया है जो कि इस तरह के गतिविधियों पर जो है नियंत्रण हो रहा है, और इन सब गतिविधियों का वो हैक इस तरह की गतिविधियों पर भी जो है नियंत्रण किया जा रहा है। हैकर्स ऑफ्टन इंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड एक्सेस द पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ अदर विदाउट देयर परमिशन, इट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 है हैकिंग, ऑप्शन नंबर बी है फिशिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्पैमिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाएगा? हैकर अगर किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना उसकी अनुमति के हैक करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? तो देखिए ये हिट हो गया आपके स्क्रीन पर, देखिए पहला नंबर ये हैकिंग, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसको हैकिंग कहा जाता है। किसी के द्वारा आपके पर्सनल डेटा को बिना आपके अनुमति के एक्सेस करना या यूज करना, उसको हैकिंग कहा जाएगा। अगला प्रश्न है ये एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है जिसमें कि विक्टिम को ऑनलाइन हरास किया जाता है। किसी स्टाकर के द्वारा ये प्रायः सोशल मीडिया में ज्यादा देखने को मिलता है। दिस इज द टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन विच द विक्टिम इज harassed online by any stalker. This is often seen more the social media. ऑप्शन नंबर 1 है डाटा लिंक, ऑप्शन नंबर बी है फिशिंग, ऑप्शन नंबर सी है
साइबर स्टॉकिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सोशल मीडिया के यूज से अपने आप को अलग कर पाएगा। सभी लोग किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो जिस तरह से धड़ल्ले से सोशल मीडिया का यूज हुआ है, उसी तरह धड़ल्ले से सोशल मीडिया के थ्रू क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा है। तो दोस्तों सोशल मीडिया में आप देखते होंगे किसी के ऊपर कोई कमेंट कर देना या किसी को ऑनलाइन हरास करना, ये जो है बताया गया। हालांकि इसके बारे में हमारे आरपीएफ के डीजी महोदय के द्वारा जो डायरेक्टिव निकाला गया है, डायरेक्टिव नंबर 54 जो निकाला गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है, उसका आप एक बार देखिएगा। तो इसमें दे रहा है कि देयर इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन विच द विक्टिम इज हरास्ड ऑनलाइन बाय एनी स्टॉकर। दिस इज ऑफ्टन सीन मोर इन सोशल मीडिया। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है डाटा लिंक, ऑप्शन नंबर बी है फिशिंग, ऑप्शन नंबर सी है साइबर स्टॉकिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर, ये हिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइबर स्टॉकिंग इसको बोलते हैं, इसको साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको हरास किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, स्टॉकर के द्वारा आपको हरासमेंट किया जाता है, तो इसको साइबर स्टॉकिंग बोला जाएगा, इस अपराध को बोला जाएगा। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना किस धारा में दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 द रिमूवल ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज बीन गिवन इन विच सेक्शन। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 10, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 11, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 12, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 40। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेक्शन 14 में बताया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना सेक्शन 40 में बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 34 का क्वेश्चन नंबर 34 है राजभाषा अधिनियम 1963 के किस धारा में सरकारी प्रयोग के कागजात हिंदी और अंग्रेजी में होंगे यह दर्शाया गया है। इन विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 द डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑफिशियल यूज इन हिंदी एंड इन इंग्लिश हैव बीन सो। तो इस प्रश्न के बारे में दोस्तों बताएंगे। राजभाषा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस परीक्षा का पार्ट है। तो राजभाषा के प्रश्नों को हमारे हर प्रैक्टिस सेट में कवर किया जा रहा है और कोशिश ये है कि आपको पूरे 10 में 10 नंबर राजभाषा से मिले। तो दोस्तों पिछला जो हमने सेट बनाया है 7 नंबर जो सेट बनाया है उसमें राजभाषा से काफी प्रश्नों को लिया गया है, छोटे बड़े सभी प्रश्नों को लिया गया है। आगे भी आपको राजभाषा से प्रश्न मिलते रहेंगे। तो इसको देखिए, राजभाषा काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा को क्रैक करने में। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 3 पॉइंट और ऑप्शन नंबर बी रहा है 3.2, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 3.3 एंड ऑप्शन नंबर डी रहा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3.3 यानी कि धारा 3 के तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि जो भी कागजात हमारे सरकारी प्रयोग में लाए जाते हैं जिसमें कई सारी चीज़ें बताया गया है, कई सारे चीज़ें हैं, उनको 3.3 देखिएगा। इन 25-26 चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में होना चाहिए। इसके बारे में बताया गया 3.3 में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों के वेतन और बिल से संबंधित गणना के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। Which software is used for calculation related to salary and bill or railway protection force employee। मेरे ख्याल से ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। MS Word, MS PowerPoint, ऑप्शन नंबर सी है MS Access, ऑप्शन नंबर डी है MS Excel। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर, ये देखिए ये हिट हो गया। MS Excel में जो है ये गणना किया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है डिफॉल्टर रजिस्टर कौन सा है। हैट इज द डिफॉल्टर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर 1 है G9, ऑप्शन नंबर बी है G7, ऑप्शन नंबर सी है G8, ऑप्शन नंबर डी है G70। तो डिफॉल्टर रजिस्टर कौन सा है इसका देखिए, ये इसका जो ये हिट हो गया ये बुलेट। ऑप्शन नंबर बी यानी कि G7 जो है ये डिफॉल्टर रजिस्टर है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी प्रकार के अनापेक्षित घटना में रेल प्रशासन द्वारा जांच रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत की जाती है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट इज द इन्वेस्टिगेशन डन बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन बाय अनफॉर्सिन इंसिडेंट। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 है धारा 114, ऑप्शन नंबर बी है धारा 115, ऑप्शन नंबर सी है धारा 125, ऑप्शन नंबर डी है धारा 126। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि धारा 115 के अंतर्गत जो है रेलवे प्रशासन के द्वारा जांच किया जाता है, जबकि धारा 114 के अंतर्गत जो है आयुक्त के द्वारा जांच किया जाता है अनटुवर्ड इंसिडेंट में।
अंटवार्ड इंसिडेंट को आप पढ़िएगा, उसमें जो है धारा 114 के अंतर्गत जो है आयुक्त के द्वारा जांच किया जाता है और 115 में जो है रेल प्रशासन के द्वारा जांच किया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है, रेल रसीद का अभ्यर्पण रेलवे एक्ट के किस धारा में है? सरेंडर ऑफ रेलवे रिसिप्ट इज इन विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट? ऑप्शन नंबर 1 है 73, ऑप्शन नंबर बी है 74, ऑप्शन नंबर सी है 75, ऑप्शन नंबर डी है 76। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर देखिए हिट कर गया, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 76 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पुरुष स्त्री समान जीविका के साधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? ये महिलाओं के जो मानवाधिकार है उससे संबंधित है। 39 का जो सेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ABCD, इसको पढ़िएगा। तो इस प्रश्न का, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेन एंड वोमेन इक्वल मीन इन ऑफ लाइवहुड? ऑप्शन नंबर 39A, ऑप्शन नंबर बी है 39B, ऑप्शन नंबर सी है 39C एंड ऑप्शन नंबर डी है 39D। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर देखिए हिट कर गया, 39A में बताया गया है कि पुरुष और स्त्री समान जीविका के साधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर देता है, प्रश्न संख्या 40 है, कोई अनैतिक कार्य जो पूजा स्थल, शिक्षण संस्थान, होटल आदि में करता या करवाता पाया जाता है तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के धारा 2 के अंतर्गत कितने वर्ष की सजा का भागी होगा? इफ एनी immoral act which the found to be done in places of worship, educational institutions, hostels, etc., then how many year will be punished under section 2 of the Immoral Traffic Prevention Act? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। इसमें दे रहा है कि 5 साल कारावास, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 14 साल कारावास, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 7 साल कारावास और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 10 साल कारावास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनैतिक कार्य जो है अगर पूजा स्थल में, अगर किसी संस्थान में, होटल में करता या करवाता पाया तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के धारा 2 के अंतर्गत, ये देखिए हिट हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 साल कारावास की सजा का भागी होगा अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता तो। अगले प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है, राकेश के कब्जे में कुछ फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है, उसका सेवक राम धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में जाने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है, राम ने दंड संहिता के अंतर्गत किस धारा का अपराध किया है? राकेश हैड सम फर्नीचर एंड मनी इन हैज पोजेशन, ही डाइज, हिज सर्वेंट राम dishonestly misuse the money before it is taken into the possession of any person who is entitled to such possession under which section of the penal code of Ram have committed a crime? ऑप्शन नंबर ए है धारा 405, ऑप्शन नंबर बी धारा 406, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है धारा 403 एंड ऑप्शन नंबर डी दे रहा है धारा 404। किसी मृत व्यक्ति के कब्जे से डिसऑनेस्टली उसकी संपत्ति को ग्रहण करना, ये क्या है? देखिए इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारा 404 के अंतर्गत जो है ये बताया गया है कि संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। 403 भी आप पढ़े होंगे, जो हमारे रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजीशन एक्ट के अंतर्गत भी आता है। तो 404 को भी पढ़िएगा, उससे ही रिलेटेड है और दोनों में काफी सिमिलर अंतर है, तो इस चीज को आप देखिएगा 404 के बारे में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 42 है, नाम निवास बताने से इनकार करने पर दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तारी की जाती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज द अरेस्ट मेड फॉर रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज द नेम एंड रेजिडेंस? ऑप्शन नंबर 1 है धारा 41, ऑप्शन नंबर बी है धारा 42, ऑप्शन नंबर सी है धारा 43, ऑप्शन नंबर लास्ट है 44। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अगर नाम निवास बताने से इनकार करता है तो किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तारी की जाती है? तो देखिए इसका सही जो है आंसर हिट हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि धारा 42 के अंतर्गत गिरफ्तारी की जाएगी अगर नाम निवास बताने से इनकार किया जाता है या गलत नाम निवास बताया जाता है तो। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 43 है, संघ के सशस्त्र बलों के कोई भी सदस्य अपने कर्तव्य पालन करने में अपने द्वारा की गई किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ली जाती है। प्रक्रिया संहिता के किस धारा में दिया गया है? नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन बाय हिम इन हिज परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज अनलेस हिज consequence of the central government is taken
अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ प्रोसीजर कोड। ऑप्शन नंबर सीआरपीसी 45.1, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 45.2, ऑप्शन नंबर सी है 46 एंड ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर 1 सीआरपीसी 45.1 में बताया गया है कि यदि अपने कर्तव्य पालन करने में संघ के सशस्त्र बल के द्वारा किसी बात के लिए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी भी बात के लिए, तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ली जा सकती है। इसीलिए सेक्शन 44 को बताया गया है कि संघ के सशस्त्र बलों का संरक्षण जो सीआरपीसी में प्राप्त है। इसी का पॉइंट 1 और पॉइंट 2 भी इसका देखिएगा, पॉइंट 2 भी इसका काफी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 44 है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जरूरत से अधिक अवरोध नहीं करना सीआरपीसी के किस धारा में वर्णित है। देखिए आजकल ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट के अंतर्गत भी इस तरह के अब अगर कार्य किए जाते हैं, किसी को जरूरत से अधिक अवरोध किया जाता है तो ह्यूमन राइट का जो है केस बन जाता है, या ह्यूमन राइट की तरफ से जो है आपको जो है जो कि बल के छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। इन विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी इट इज डिस्क्राइब्ड नॉट टू रिस्ट्रेन द अरेस्टेड पर्सन एक्सेसिवली, यानी कि किसी को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा किसी को अवरोध नहीं किया जाता है। अगर किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो जितना जरूरत है उतना ही उसको कन्फाइनमेंट करेंगे। तो धारा 48 है, ऑप्शन नंबर बी है धारा 49 है, ऑप्शन नंबर सी है धारा 49.1 एंड ऑप्शन नंबर डी है धारा 51। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर 48 में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जरूरत से अधिक अवरोध नहीं करना सीआरपीसी के धारा 48 में बताया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धारा 45 है, ये रेलवे की कार्यप्रणाली से संबंधित कुछ प्रश्न है, इसको देखिए। फॉरवर्डिंग नोट कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ फॉरवर्डिंग नोट आर देयर। ऑप्शन नंबर 1 है 1 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी है 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी है 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी है 4 प्रकार। बताइए लगभग 100% लोग बताएंगे फॉरवर्डिंग नोट कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 प्रकार की फॉरवर्डिंग नोट होती है। इसको डीपली पढ़िएगा, फॉरवर्डिंग नोट काफी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। माल संबंधी गलत बयानी या बयानी कितने प्रकार से की जाती है। इन हाउ मेनी वे इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स डन। ऑप्शन नंबर 1 है 1 प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी है 2 प्रकार से, ऑप्शन नंबर सी है 3 प्रकार से, ऑप्शन नंबर डी है 4 प्रकार से। तो माल संबंधी गलत बयानी कितने प्रकार से की जाती है। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 प्रकार से गलत बयान की जाती है। गलत बयानी और झूठा बयानी इसको इसमें बोलते हैं। इसके बारे में बाद में वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि इसके बारे में डीपली आपको बताएंगे। यानी आप इतना याद रखिए, माल संबंधी गलत बयानी 2 प्रकार से गलत बयानी की जाती है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है बदबूदार माल को रेल अधिनियम के किस धारा में वर्णित किया गया है। इन विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट स्मेली गुड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड। ऑप्शन नंबर 1 है धारा 65, ऑप्शन नंबर बी है धारा 68, ऑप्शन नंबर सी है धारा 77 एंड ऑप्शन नंबर डी है धारा 72। बदबूदार माल जिसमें जो कि मृत पशुओं के चमड़े हो गए, उनके ब्लड हो गए, उनके हड्डियां हो गई, ये सारे बदबूदार माल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 67 में बताया गया है। रेलवे एक्ट 1987 के अंतर्गत जो बताया गया है कि बदबूदार माल को परिभाषित किया गया धारा 77 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 48 है, खतरनाक और भड़कने वाले पैकेज का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेट ऑफ डेंजरस एंड फ्लेयर पैकेज। ऑप्शन नंबर 1 है 50 kg, ऑप्शन नंबर 1 है 80 kg, ऑप्शन नंबर सी है 54 kg, ऑप्शन नंबर डी है 100 kg। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। खतरनाक और भड़कने वाले माल का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 54 kg होगा। खतरनाक और भड़कने वाले पैकेज का अधिकतम वजन 54 kg होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 49 है, कीमती वस्तुओं के लदान में गुड्स टैरिफ में के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। विच वर्ड इज यूज फॉर गुड्स टैरिफ इन द शिपमेंट ऑफ वैल्यूएबल्स। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आई, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ई, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है एम, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है एन। यानी कि गुड्स टैरिफ में जो है कीमती वस्तुओं के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर देखिए हिट हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई को जो है ई में जो ई से जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। और इसका लास्ट प्रश्न है, लदान मालबाबू के द्वारा तैयार किया जाता है। जो लदान स्वयं करते हैं, लदान इस प्रकार से की जाती है कि एक प्रकार के रेलवे मार्का वाला माल एक साथ रखा जाता है। इसको कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है। यानी कि जब लदान किया जाता है, किसी माल को लदान किया जाता है जो कि मालबाबू के द्वारा उसको तैयार किया जाता है, तो उसमें एक मार्का वाले चीजों को, जैसे
एक मार्का की जो चीजें हैं, जानते हैं आप, मार्का लगाया जाता है तो एक मार्का वाले चीजों को एक साथ रखा जाता है, तो इसको कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है, ये प्रश्न पूछ जा रहा है। द लोडिंग गुड्स आर प्रिपेयर्ड बाई बाबू who does the loading himself. The loading is done in such a way that the goods with a type of railway marka are kept together. In how many copies it prepared? ऑप्शन नंबर में 1 कॉपी, ऑप्शन नंबर बी है 2 कॉपी, ऑप्शन नंबर सी है 3 कॉपी, ऑप्शन नंबर डी है 4 कॉपी। तो इस तरह के माल का जो लदान किया जाता है, जो इस तरह का जो एक मार्का वाली चीज़ों को एक साथ रखने के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि माल एक में मिलता नहीं है और माल को की लोडिंग अनलोडिंग में काफ़ी सहायता मिलता है। तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। हम वर्किंग ऑफ रेलवे पे बहुत जल्दी एक वीडियो आपको डीपली बताएंगे जिसमें कि सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर देखिए जो है, इस तरह का जो मार्का बनाया जाता है उसको कितने प्रतियों में बनाया जाता है, इसका देखिए सही प्रश्न हिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 प्रतियों में बनाया जाता है। इस तरह का जो है मार्का 3 प्रतियों में बताया जाता है। नामांकित बल सदस्यों के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख किस रेलवे सुरक्षा बल नियम में दिया गया है? इन विच आरपीएफ रूल आर द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द नॉमिनेटेड फोर्स मेंबर मेंटेन्ड। यहां मेंबर ऑफ द फोर्स होगा, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द फोर्स होगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 41, ऑप्शन नंबर बी रहा है रूल 42, ऑप्शन नंबर सी है रूल 43 एंड ऑप्शन नंबर 4 है रूल 44। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर देखिए फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रूल 41 में बताया गया है नामांकित बल सदस्यों के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अन्य छोटे दंड देने की प्रक्रिया रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में है? द प्रोसीजर फॉर गिविंग अदर माइनर पनिशमेंट इज द आरपीएफ रूल 1987। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है रूल 148, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है रूल 149, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रूल 158 एंड लास्ट वन है रूल 160। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रूल 149 में अन्य छोटे दंडों की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जो शास्त्रीय दंड का ये लेसन है ये काफी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीओपी एक्ट हो गया, रेलवे एक्ट हो गया और रेलवे रूल हो गया, और तो इनमें देखा जाए तो मैक्सिमम प्रश्न जो है आरपीएफ रूल से ही पूछे जाते हैं, पिछले प्रश्नों के हिसाब से पूछे गए हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। हमको जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में, हमको उसके जो नियम है, जो उसके विधान है, उसके बारे में जानकारी रखना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है, निश्चित अवधि के लिए पास पीटीओ को रोकना किस प्रकार का दंड है? इन विच रूल इज इट गिवन टू स्टॉप द पास पीटीओ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है रूल 148, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है रूल 149, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रूल 144 एंड लास्ट है रूल 147। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 149। रूल 149 में निश्चित अवधि के लिए पास पीटीओ को रोकने का दंड के बारे में दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुशासनिक प्राधिकारी को रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ रे सब रूल 1987 इज गिवन टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है देखिए रूल 150 दे रहा है, रूल 151 दे रहा है, रूल 152, रूल 157। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। आप इसका सही आंसर है रूल 151 में अनुशासनिक प्राधिकारी को रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के अंतर्गत बताया गया है। दोस्तों ये जो इंग्लिश का जो पार्ट है इसमें देखिए रे सब जो दिया गया है ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप रेसुबा पढ़िएगा, आरपीएफ रूल पढ़िएगा 1987। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे दंड देने की प्रक्रिया रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टीज इज गिवन इन विच रूल ऑफ द रेसुबा रूल 1987? ऑप्शन नंबर 1 है 158, ऑप्शन नंबर बी है 159, ऑप्शन नंबर सी है 149 एंड ऑप्शन नंबर डी है 153। तो छोटे दंड देने की प्रक्रिया देखिए इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर देखिए आगे आपके स्क्रीन पे 158 के अंतर्गत, रूल 158 के अंतर्गत छोटे दंड देने की प्रक्रिया रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के अंतर्गत दिया गया है।
अगला प्रश्न है, बड़े दंड देने की प्रक्रिया रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज इज गिवन इन विच रूल ऑफ द रेसुवा रूल 1987? रेसुवा रूल्स का मतलब है आरपीएफ रूल। ऑप्शन नंबर 1 है 158, ऑप्शन नंबर बी है 159, ऑप्शन नंबर सी है 149 एंड ऑप्शन नंबर डी है 153। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर देखिए फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 153 में बड़े दंड देने की प्रक्रिया बताई गई है। तो दोस्तों वीडियो के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी दीजिए, इससे आपका रिवीजन भी होगा और हमारा हौसला अफजाई भी होगा। तो दोस्तों आप के द्वारा जो प्रतिक्रिया मिलती है उसी के आधार पर ये वीडियो बनाया जाता है। इसके अलावा वीडियो बनाने का और कोई मकसद नहीं है। ये इसका वीडियो का मकसद है शेयरिंग और केयरिंग का एक मोटो है, जो कि आपको शेयर किया जाए और आपको परीक्षा के उद्देश्य से तैयारी हो और आपके साथ साथ और लोग भी लाभान्वित हो। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जांच के दौरान मित्र को रखना रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ आरपीएफ रूल 1987 इज टू कीप अ फ्रेंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? ऑप्शन नंबर 1 है 153.1, ऑप्शन नंबर बी है 153.2, ऑप्शन नंबर सी है 153.8, ऑप्शन नंबर डी है रूल 153.7। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 153.8 में दिया गया है मित्र के बारे में। जब मेजर पेनल्टीज को हम फेस करते हैं या कोई भी बल सदस्य फेस करता है तो उसको ये आरपीएफ रूल में उसको एक सुविधा दी गई है कि आप मित्र रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सरकमस्टांसेज हैं जिसको आप बाद में देख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 153.8 जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा, संभावित है परीक्षा में आने के लिए, इंपॉर्टेंट में इसको लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडों का निर्धारण रेसुवा नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? द पनिशमेंट आरपीएफ रूल इज prescribed in which rule of 1987? ऑप्शन नंबर 1 है 155, रूल 157, रूल 159, रूल 167। तो इसका सही आंसर बताइए। दंडों का निर्धारण के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 155 में दंडों के निर्धारण के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत ये डिसीजन किया जाता है कि किस प्रकार के दंड मिलने चाहिए। दंड का निर्धारण जो है किया जाता है 155 के अंतर्गत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्खास्तगी का दंड रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? द पेनल्टीज फॉर डिसमिसल इज गिवन इन विच रूल ऑफ आरपीएफ रूल 1987? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है रूल 153, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है रूल 157, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रूल 159 एंड अब लास्ट ऑप्शन दे रहा है रूल 167। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए हिट हो रहा है आपके स्क्रीन पे। ये ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 153 के अंतर्गत जो मेजर पेनल्टीज है उसके अंतर्गत बर्खास्तगी का दंड दिया गया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही रेसुवा नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? द proceeding on the inquiry report are given in which rule of the RPF rule 1987? ऑप्शन नंबर 1 है 155, ऑप्शन नंबर बी है 157, ऑप्शन नंबर सी है 154 एंड लास्ट है रूल 167। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही, अध्याय 12 का ही प्रश्न है ये रूल के। तो इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 154 रूल 154 में बताया गया है जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनः निरीक्षण का प्रावधान रेसुवा नियम के किस नियम में दिया गया है? विच रूल ऑफ आरपीएफ रूल प्रोवाइड्स फॉर री ऑब्जर्वेशन? ऑप्शन नंबर 1 है 217, ऑप्शन नंबर 1 है रूल 218, ऑप्शन नंबर सी है रूल 219, ऑप्शन नंबर डी है रूल 220। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुनः निरीक्षण का प्रावधान रेसुवा नियम के किस नियम में दिया गया है? इसका आंसर देखिए फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूल 219 में दिया गया है पुनः निरीक्षण का प्रावधान आरपीएफ रूल के अंतर्गत। दोस्तों साउथ के जो हमारे
लोग हैं उनसे काफ़ी अच्छा कमिटमेंट मिल रहा है और बहुत ही हौसला अफजाई मिल रहा है उन लोगों से। तो इस चैनल की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार एक्टिव हैं, लगातार सुझाव दे रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए ये चैनल उन लोगों का शुक्रगुजार हैं, सभी लोगों का शुक्रगुजार है जो भी इस चैनल के माध्यम से सब्सक्राइबर हैं या जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं इस परिवार से, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों एक अनाउंसमेंट है कि आज शाम को अगर कोशिश करूंगा तो एक मैं महामैराथन के नाम से, जिसमें से 3-4 घंटे का जो होगा, जिसमें पूरे सिलेबस को, पूरे प्रश्नों को कवर किया जाएगा, उसको मैं आपको करने के चक्कर में हूं। तो संभवतः आज क्लास 6 बजे से यानी कि 18 बजे से उसका लाइव किया जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं, अगर हो जाता है, अगर समय मंजूरी देता है तो जरूर ये चीज़ आपको आज दी जाएगी। तो उस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिएगा। शाम 18 बजे से आपको लगातार 3-4 घंटे का एक महामैराथन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जो भी प्रश्न है उसका रिवीजन हम लोग करेंगे मिलकर। तो आपने देख लिया पुनः निरीक्षण का प्रावधान रेसुबर नियम के नियम 219 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरक्षा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध याचिका रेसुबर नियम के किस नियम में दिया गया है? The petition against the order of the security court is given in which rule of the RPF rule 1987? ऑप्शन नंबर 1 है 217, ऑप्शन नंबर बी है 212 एंड ऑप्शन नंबर सी है 210 एंड ऑप्शन नंबर डी है 223। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 210 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपील पर दिए गए आदेश को लागू करना रेसुबर नियम के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ द रेसुबर रूल मीन्स आरपीएफ रूल इज गिवन टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑन अपील? ऑप्शन नंबर 1 है 217, ऑप्शन नंबर बी है 218, ऑप्शन नंबर सी है 219, ऑप्शन नंबर डी है 223। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अपील पर दिए गए आदेश को लागू करना, यानी कि जो अपील किया जाता है उस पर जो आदेश लागू किए जाते हैं उसको किस नियम में दिया गया? तो इसका देखिए सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 218 में दिया गया है कि 218 में दिया गया है कि अपील पर दिए गए आदेश को लागू करने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर पर दिख रहा है। अपीलों को भेजने का प्रावधान रेसुबर नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल 1987 प्रोवाइड्स फॉर सबमिशन ऑफ अपील? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 216, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 210, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 219 एंड ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 213। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी। तो इसका सही आंसर देखिए स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 216 में दिया गया है कि अपीलों को भेजने का प्रावधान क्या है, किस तरह से अपीलों को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा न्यायालय का गठन और उसका संविधान रेसुबर नियम के किस नियम में वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने डायरी में लिख लीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी कोर्ट इज डिस्क्राइब इन विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल 1987? ऑप्शन नंबर 1 है 198, ऑप्शन नंबर बी है रूल 167, ऑप्शन नंबर सी है रूल 168 एंड ऑप्शन नंबर डी है रूल 171। सुरक्षा न्यायालय का गठन और उसका संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 168 इसका सही उत्तर होगा। धारा 168 में सुरक्षा न्यायालय का गठन और उसके संविधान के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा पुस्तिका में दंडों की प्रविष्टि किया जाना, यहां प्रविष्टि सब छूट गया है, किया जाना रेसुबर नियम 1987 के किस नियम में उल्लिखित है? द डिपार्चर ऑफ पेनाल्टीज इन द सर्विस बुक इज मेंटेन्ड इन विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल 1987? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 166 में सेवा पुस्तिका में दंडों का किया जाना रेसुबर नियम 1987 के नियम 166 में दिया गया है। यानी कि जब भी आपको कोई किसी दंड के द्वारा आपको दंडित किया जाता है तो उसका प्रॉपर सेवा पुस्तिका जो आपका सर्विस बुक होता है उसमें उसको इनरोल्ड किया जाता है। तो उसको 166 में दिया गया है कि किस नियम के अंतर्गत सर्विस बुक में उसको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान है, किस नियम में दिया गया है? इन सम केसेस विच रूल प्रोवाइड्स फॉर एडॉप्शन ऑफ स्पेशल प्रोसीजर्स? ऑप्शन नंबर 1 है 166, ऑप्शन नंबर बी है 167, ऑप्शन नंबर सी है रूल 161 और ऑप्शन नंबर डी है रूल 171। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि
161 में दिया गया है कि कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान। पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको जरूर पढ़िएगा अपने रूल के बुक से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विभागीय कार्यवाही की फाइल रेसू बनियम 1987 के किस नियम में वर्णित है? द फाइल ऑफ डिवीजन प्रोसीडिंग इज मेंटेन्ड इन विच रूल ऑफ आरपीएफ रूल 1987? देखिए ऑप्शन कौन सा दे रहा है। ऑप्शन है पहला दे रहा है 156, दूसरा ऑप्शन दे रहा है रूल 118 यानी कि 118, तीसरा ऑप्शन दे रहा है रूल 159 एंड चौथा दे रहा है रूल 117। तो इसका सही आंसर बताइए, विभागीय कार्यवाही की फाइल, इसकी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूल 159 में विभागीय कार्यवाही की फाइल रेसू बनियम 1987 के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत जो ये प्रश्न लिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पिछला प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखिएगा और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9, इन दोनों को मिलाकर आप पढ़ेंगे तो आप आरपीएफ रूल का कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। प्रश्न यहीं से आएंगे, ये दोनों जो 7 और 9 जो है ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों से ही प्रश्न आएंगे। इसमें आरपीएफ रूल को सेंट्रलाइज करके उसके नजरिए से इसको बनाया गया इस सेट को। इसी तरह अन्य विषयों पे भी चर्चा होगी संभवतः। अगला हम राजभाषा से संबंधित प्रश्नों को लेंगे, उससे संबंधित जो भी प्रश्न को कवर करेंगे 1-2 सेट में। तो हमारी कोशिश है कि आपको हर तरह से किसी न किसी तरीके से हर तरह की जानकारी दी जाए। और दोस्तों ये मैंने कहा मैं 100% श्योर हूं, कुछ प्रश्नों में अगर गलती से कुछ मिस्टेक हो जाती है, अगर कुछ कमी हो जाती है, कुछ गलत आंसर हो जाते हैं तो उसको आप माइंड न करिए, अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए और बुरी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और इस चैनल को आप देखेंगे तो ये ऑल इंडिया में चैनल देखा जा रहा है। आपको बता दें एक दिन में काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे जो है व्यूअर आ रहे हैं, तो और काफ़ी पढ़े लिखे जो कि जिससे कि आपको इंटीमेशन मिल जाएगा कि फला क्वेश्चन जो है गलत है या इस क्वेश्चन पे आपको, तो वो क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा। बाकी जो गलत प्रश्नों का, गलत आंसर का जो है ये इसमें मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं कि एक वीडियो बनाने में बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। तो बाय द वे अगर कुछ लिखने में, टाइप करने में या कुछ बोलने में या कुछ हड़बड़ाहट में कुछ गलती हो जाती है, कोई प्रश्न गलती हो जाते हैं, तो उस प्रश्नों को आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर कि और लोग भी जो देख रहे हैं उस प्रश्नों से अवेयर हों। और एक बार जो गलत प्रश्न का आप सही आंसर जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो वो प्रश्न का आपको कभी भूलेगा नहीं। तो अगर छोटे मोटे माइनर, वैसे तो गलती की बहुत कम चांस है, बहुत माइनर केस में कभी कभी अगर कुछ गलती हो जाती है तो उस चीज़ को आप इग्नोर करिए और उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम भी उस चीज़ से अवेयर हों और लोग भी जो देखने वाले वो अवेयर हों। तो देख लीजिए विभागीय कार्रवाई की फाइल रूल 159 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपीलों और पुनरीक्षण के लिए समय सीमा किस नियम में वर्णित है? टाइम फॉर अपील्स एंड री इंस्पेक्शन इज डिस्क्राइब इन विच रूल? ऑप्शन नंबर 1 है 220, ऑप्शन नंबर बी है 222, ऑप्शन नंबर सी है रूल 154 एंड रूल लास्ट ऑप्शन है रूल 171। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 220 में बताया गया है अपीलों और पुनरीक्षण के लिए समय सीमा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपीलों को रोकने का प्रावधान रेसू बनियम के किस नियम में दिया गया है? Which rule of the RPF rule provides for prevention of appeal? ऑप्शन नंबर 1 है 221, ऑप्शन नंबर बी है 215, ऑप्शन नंबर सी है 154 एंड ऑप्शन नंबर डी है 101। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 215 में दिया गया है अपीलों को रोकने का प्रावधान रेसू नियम के नियम 215 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएफ नियम 1987 के अंतर्गत अपीलों के निपटारे की कितनी समय सीमा तय की गई है? यानी कि अपील करने के बाद कितने समय सीमा के बाद अपील का निपटारा का जो समय सीमा है उसको तय किया गया है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील्स अंडर आरपीएफ रूल 1987? ऑप्शन नंबर 1 है 1 मंथ, ऑप्शन नंबर बी है 2 मंथ, ऑप्शन नंबर सी है 3 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 4 मंथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 मंथ, यानी कि 90 दिन में जो है अपीलों का निपटारा किया गया है। अगर 90 दिन में अपील का निपटारा नहीं हो पाता है तो अपीलों को रोके रखना, इसके बारे में सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, पूरा जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसके बारे में डीपली कभी क्वेश्चन इसका होगा इस परीक्षा के बाद। डीपली में हमेशा इस चैनल के माध्यम से मैं रेलवे से संबंधित तमाम नई जानकारियां और आरपीएफ से संबंधित तमाम नई जानकारियों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। इन फ्यूचर भी हमेशा आपको इस चैनल को आप
सपोर्ट करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ये हम चैनल हमेशा जीवन पर्यंत आपके लिए रहेगा और इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारियों से अपडेट कराया जाएगा। जो भी नई चीज़ें हैं, जो कार्यप्रणाली के अंतर्गत जो भी दिक्कतें आती हैं, उनके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। अभी थोड़ा व्यस्तता का समय है, इसलिए थोड़ा हम बस अब एग्जाम को फोकस करके और चल रहे हैं, बस एग्जाम से संबंधित प्रश्नों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो अपीलों को के निपटारे की समय सीमा जो है 3 मंथ यानी कि 3 महीना है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दंडादेशों के विरुद्ध अपील रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम के अंतर्गत की जा सकती है? अपील अगेंस्ट द पेनल्टीज कैन बी मेड अंडर विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल 1987? ऑप्शन नंबर 1 है 212, ऑप्शन नंबर बी है 213, ऑप्शन नंबर सी है 214 एंड ऑप्शन नंबर डी है 215। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 212 में दिया गया है दंडादेशों के विरुद्ध अपील रेलवे सुरक्षा बल नियम 212 के अंतर्गत दिया गया है। दंडादेश के विरुद्ध जो अपील किया जाता है उसके बारे में 212 के अंतर्गत किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम के अंतर्गत की जा सकती है? एन अपील अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑर्डर कैन बी मेड अंडर विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल 1987? ऑप्शन नंबर 1 है रूल 211, ऑप्शन नंबर बी है रूल 212, थर्ड ऑप्शन है रूल 213 एंड लास्ट ऑप्शन है रूल 214। तो बताएं इसका सही प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। रूल 211 में दिया गया है निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 211 के अंतर्गत किया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपीलों का रूप और विषय वस्तु के बारे में किस नियम में बताया गया है? विच रूल एक्सप्लेन्स द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अपील? ऑप्शन नंबर 1 है रूल 211, ऑप्शन नंबर बी है रूल 212, ऑप्शन नंबर सी है रूल 213 एंड लास्ट ऑप्शन है रूल 214। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपकी आपके स्क्रीन पर आ गया। रूल 230 में दिया गया है अपीलों का रूप और विषय वस्तु के बारे में नियम 213 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेलवे सुरक्षा बल संशोधित अधिनियम 2003 कब लागू हुआ? When did the RPF Amendment Rule 2003 come into effect? ऑप्शन नंबर 1 है 1/6/2003, दूसरा दे रहा है 1/7/2004, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 1/7/2004 एंड लास्ट दे रहा है नन ऑफ दिस। तो बताइए रेलवे सुरक्षा बल संशोधित अधिनियम 1957, इसका पूरा नाम 1957 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957-1985 यथा संशोधित 2003 के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जो लास्ट संशोधन हुआ है 2003 में, वो पूछ रहा है कि वो कब से लागू हुआ। तो इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। इसका सही आंसर है 1/7/2004 से रेलवे सुरक्षा बल संशोधित अधिनियम 2003 लागू है। अगर ये पूछता है कि रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 कब से लागू है, तो आप ध्यान रखिएगा जो अमेंडमेंट हुआ है, लास्ट अमेंडमेंट हुआ है, वही मान्य होगा अगर आप ऑप्शन के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 कब लागू हुआ? When did the RPF rule 1987 come into effect? ऑप्शन नंबर 1 है 3/12/1987, ऑप्शन नंबर बी है 3/9/2004, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 4/12/1985 एंड ऑप्शन नंबर डी दे रहा है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 कब से लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया 3/12/1987 से, यानी कि 3 दिसंबर 1987 से आरपीएफ रूल 1987 लागू हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेसूब नियम 1987 में कुल कितने नियम है? वेरी इजी, लगभग सभी लोग इसको जानते होंगे, 100% लोग इसका आंसर देंगे। हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन आरपीएफ रूल 1987? ऑप्शन नंबर 1 है 511, ऑप्शन नंबर बी है 884, ऑप्शन नंबर सी है 280, ऑप्शन नंबर डी है 180। इसको नियम जैसा इसलिए बनाया गया है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि आप समझें। तो ये एक्चुअली प्रश्न है कि इसमें रेसूब नियम 1987 में कितने नियम हैं। तो दोस्तों बता दें, रेसूब नियम में 280 नियम हैं, कुल टोटल 280 नियम है। तो इस लिहाज से इसका सही आंसर फ्लैश हो गया आपके ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 280 नियम है आरपीएफ रूल 1987 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुरक्षा न्यायालय की शक्तियां रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? द पावर ऑफ द सिक्योरिटी कोर्ट आर गिवन इन विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल 1987?
ऑप्शन नंबर 1 है 167, ऑप्शन नंबर बी है रूल 168, ऑप्शन नंबर सी है रूल 169, ऑप्शन नंबर डी है रूल 171। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया 169 में दिया गया है सुरक्षा न्यायालय की शक्तियां रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 169 में दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बल अभिरक्षा रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है। इन विच रूल ऑफ फोर्स कस्टडी आरपीएफ रूल 1987 इज गिवन। ऑप्शन नंबर 1 है रूल 175, ऑप्शन नंबर बी है रूल 168, ऑप्शन नंबर सी है रूल 118 एंड ऑप्शन नंबर डी है रूल 171। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 175 में यानी कि 175 में फोर्स कस्टडी के बारे में बताया गया है, बल अभिरक्षा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस को संबोधित करने के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है। इन विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल 1987 इज गिवन इन रिलेशन टू एड्रेसिंग द प्रेस। ऑप्शन नंबर 1 है रूल 275, ऑप्शन नंबर बी है रूल 268, ऑप्शन नंबर सी है रूल 279, ऑप्शन नंबर डी है रूल 271। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया रूल 279 में दिया गया है प्रेस को संबोधित करने के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के अंतर्गत रूल 279 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कल्याणकारी निधियों और स्कीमों का गठन रेलवे सुरक्षा बल 1987 के किस नियम में दिया गया है। द कंस्टिट्यूशन ऑफ वेलफेयर फंड एंड स्कीम हैज बीन गिव इन विच रूल ऑफ आरपीएफ 1987। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है रूल 263, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है रूल 256, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रूल 262 एंड ऑप्शन नंबर डी दे रहा है रूल 265। तो इसका सही आंसर बताइए। कल्याणकारी निधियों और स्कीमों का गठन रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 262 में दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 272 जो रेड कलर से भी आपको दिख रहा होगा ये 262 है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भोजनालय और कैंटीन इत्यादि की व्यवस्था रेलवे सुरक्षा बल के 1987 के किस नियम में परिभाषित किया गया है। जो मेस और जो कैंटीन की व्यवस्था दिया गया है कर्मियों को उसके बारे में पूछ रहा है कि किसमें दिया गया है। द प्रोविजन ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैंटीन एक्सेट्रा इज डिफाइंड इन विच रूल ऑफ 1987 ऑफ आरपीएफ। 1 है रूल 262, ऑप्शन नंबर बी है रूल 263, ऑप्शन नंबर सी है रूल 264, ऑप्शन नंबर डी है रूल 265। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए लिख लीजिए। इसका सही आंसर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूल 264 में दिया गया है भोजनालय और कैंटीन इत्यादि की व्यवस्था के बारे में। अगला प्रश्न है कर्मचारी सहकारी आवास सोसाइटी रेसू व नियम 1987 के किस नियम में परिभाषित किया गया है। इन विच रूल ऑफ द एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आरपीएफ रूल 1987 इज डिफाइंड। ऑप्शन नंबर 1 है रूल 262, ऑप्शन नंबर बी है रूल 263, ऑप्शन नंबर सी है रूल 264, ऑप्शन नंबर डी है रूल 265। इसका सही आंसर बताइए। कर्मचारी सहकारी आवास सोसाइटी रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 263 में दिया गया है। ये देखिए फ्लैश हो गया और ये रेड कलर से आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नगद इनाम के लिए योग्यता रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है। द एलिजिबिलिटी फॉर कैश रिवार्ड इज गिवन इज विच रूल ऑफ आरपीएफ रूल 1987। ऑप्शन नंबर 1 है 235, ऑप्शन नंबर सी है 236, ऑप्शन नंबर सी है रूल 233 एंड लास्ट ऑप्शन है रूल 234। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर रूल 234 में दिया गया है कि नगद इनाम के लिए योग्यता रेलवे सुरक्षा बल नियम के नियम 234 में दिया गया है। तो नगद इनाम जो दिया जाता है जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है या जो हमारे अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया जाता है तो उसके लिए क्या योग्यता है ये 1987 के नियम 234 के अंतर्गत बताया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अलंकरण और पदक पुरस्कार इत्यादि का दिया जाना रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है। इन विच रूल ऑफ आरपीएफ रूल 1987 द अवार्ड ऑफ डेकोरेशन एंड मेडल अवार्ड एक्सेट्रा हैज बीन गिवन। ऑप्शन नंबर 1 है रूल 235, ऑप्शन नंबर बी है रूल 238, ऑप्शन नंबर सी है रूल 237 एंड ऑप्शन नंबर डी है रूल 240। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर आपके देखिए स्क्रीन पर आ गया। इसका सही आंसर हो गया रूल 237 में बताया गया अलंकरण और पदक पुरस्कार इत्यादि का दिया जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नगद इनाम मंजूर करने की शक्ति रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है।
द पावर ऑफ सैंक्शन कैश रिवार्ड हैज बीन गिवन इन विच रूल ऑफ आरपीएफ 1987? ऑप्शन नंबर 1 है रूल 233, ऑप्शन नंबर बी है रूल 234, ऑप्शन नंबर सी है रूल 235, ऑप्शन नंबर डी है रूल 236। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे इसका सही आंसर फ्लैश हो गया। रूल 233 में दिया गया है नगद इनाम मंजूर करने की शक्ति रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 233 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महानिदेशक के तमगे और प्रशंसा पत्र रेलवे सुरक्षा बल 1987 के किस नियम में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है इन विच रूल ऑफ द RPF 1987 has been give the title and commendation of the Director General? ऑप्शन नंबर 1 है रूल 233, ऑप्शन नंबर बी है रूल 234, ऑप्शन नंबर सी है रूल 236 एंड ऑप्शन नंबर लास्ट है रूल 238। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर 238 में दिया गया है महानिदेशक के तमगे और प्रशंसा पत्र के बारे में दिया गया है। तमगा उर्दू शब्द है। उर्दू बहुत ही प्यारी जुबान है। उर्दू पे भी आप लोग बोलिए, अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारिए। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं कि प्रोनाउंसिएशन सुधरे और इसीलिए ये वीडियो में बना रहा हूं ताकि मुझको भी कुछ लाभ हो इस वीडियो के माध्यम से और मैं अपने प्रोनाउंसिएशन पे, अपने जो हमारी वाक्य बोल रही है उस पर हम काम कर सकें। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा एक निजी स्वार्थ ये भी है। तो दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है सम्मान गार्ड रेलवे सुरक्षा बल 1987 के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ हॉनर गार्ड RPF रूल 1987 इज गिवन? ऑप्शन नंबर 1 है रूल 268, ऑप्शन नंबर बी है रूल 269, ऑप्शन नंबर सी है रूल 270 एंड लास्ट है रूल 263। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर। रूल 269 में दिया गया है सम्मान गार्ड के बारे में। अब आप बताइएगा कि स्टैटिक गार्ड को रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? ये आप कमेंट सेक्शन में इसका बताइएगा स्टैटिक गार्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए आ भी गया ये प्रश्न में। स्टैटिक गार्ड रेलवे सुरक्षा बल 1987 के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ द स्टैटिक गार्ड RPF रूल 1987 इज गिवन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है रूल 268, ऑप्शन नंबर बी है रूल 269, ऑप्शन नंबर सी है रूल 270 एंड ऑप्शन नंबर डी है रूल 271। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा? लगभग सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। रूल 270 में बताया गया है स्टैटिक गार्ड के बारे में। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रोगी सूची में बल सदस्यों का होना रेलवे बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? द प्रेजेंस ऑफ फोर्स मेंबर इन द पेशेंट लिस्ट इज गिवन इन विच रूल ऑफ RPF रूल 1987? ऑप्शन नंबर 1 है 268, ऑप्शन नंबर बी है रूल 271, ऑप्शन नंबर सी है रूल 163, ऑप्शन नंबर डी है रूल 272। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पे देखिए फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 272 में रोगी सूची में बल सदस्यों के होने के बारे में रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जांच न्यायालय का गठन एवं बुलाया जाना रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ RPF रूल 1987 हैज बीन गिवन फॉर द कंस्टिट्यूशन एंड कन्वेनिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी? ऑप्शन नंबर 1 है रूल 263, ऑप्शन नंबर बी है रूल 265, ऑप्शन नंबर सी है रूल 271 एंड ऑप्शन नंबर डी है रूल 269। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए दोस्तों। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो गया 265, 265 जो है जांच न्यायालय के गठन एवं बुलाया जाना। ये जांच न्यायालय का गठन ही है 265 में रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के अंतर्गत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। जांच इंक्वायरी को पूरा करने की समय सीमा क्या है? जांच यानी कि इंक्वायरी को पूरा करने का समय सीमा क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द इंक्वायरी? ऑप्शन नंबर 1 है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी है 3 मंथ, ऑप्शन नंबर सी है 6 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी है 2 वीक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पे हिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 मंथ, 19 डेज है जो इंक्वायरी को पूरा करने की समय सीमा होती है रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल के इतिहास में वॉच एंड वार्ड कब तक था? देखिए रेलवे सुरक्षा बल का जो
इतिहास रहा है जिसमें हमारी जो ये बल है ये कई स्टेप से होकर गुजरी है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि वॉच एंड वार्ड, आपने कई बार सुना होगा, वॉच एंड वार्ड कब तक था? रेलवे सुरक्षा बल के इतिहास में वॉच एंड वार्ड का जो समयावधि थी वो कब तक थी? हाउ लॉन्ग वाज द वॉच एंड वार्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द आरपीएफ? ऑप्शन नंबर 1 है 1882 टू 1954। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 1882 टू 1860। तीसरा दे रहा है 1805 एंड टू 1952। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और चौथा दे रहा है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, यानी कि 1882 टू 1954, यानी कि 1882 से लेकर सन 1954 तक जो है रेलवे सुरक्षा बल का नाम वॉच एंड वार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सिक्योरिटी फोर्स का इतिहास कब से कब तक था? रेसूबा में रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, हाउ लॉन्ग वाज द हिस्ट्री ऑफ आरपीएफ रेलवे सिक्योरिटी फोर्स? रेलवे सिक्योरिटी फोर्स पहले नाम इसका था, उसका समयावधि क्या क्या था? 1882 टू 1954। दूसरा दे रहा है ऑप्शन 1871 टू 1880। तीसरा दे रहा है 1862 टू 1965 और चौथा दे रहा है 1954 टू 1956। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, इसका इतिहास कब से कब तक था? तो इसका देखिए सही आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया, 1954 से 1956 तक, यानी कि 1954 टू 1956 तक रेलवे सिक्योरिटी फोर्स का समय था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। विशेष आपातकालीन बल का गठन कब हुआ? When was the special emergency force formed? ऑप्शन नंबर 1 है 1954, ऑप्शन नंबर बी है 1965, ऑप्शन नंबर सी है 1962, अक्सर रहा है 1964। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1962, यानी कि 1962 में विशेष आपातकालीन बल का गठन हुआ था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्मेड? ऑप्शन नंबर 1 है 1903, ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है 1904 एंड तीसरा दे रहा है 1905, तीसरा लास्ट दे रहा है 1963। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पे 1905, यानी कि सन 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है रेसूबा में सर्वप्रथम शहीद दिवस कहां मनाया गया था? वेयर वाज मिलिट्री डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आरपीएफ? ऑप्शन नंबर 1 है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर डी है दयाबस्ती दिल्ली एंड ऑप्शन नंबर डी है फिरोजाबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया, दयाबस्ती दिल्ली में सर्वप्रथम शहीद दिवस मनाया गया था, जिसमें कि इसमें वर्तमान में रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 6वीं वाहिनी यानी कि 6 बटालियन जो है ये दयाबस्ती दिल्ली में ही है। ये एक अलग से क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे स्थापना दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द रेलवे फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन नंबर 1 है 20 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 25 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 21 जनवरी एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20 सितंबर 1985 को रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था, यानी कि 20 सितंबर जो है रेलवे स्थापना दिवस को 20 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है महानिदेशक के वर्दी पर धारण करने वाले बैजेस कौन कौन से हैं? द बैजेस वर्न ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर 1 है क्रॉस तलवार व बैटन विथ अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है क्रॉस तलवार व बैटन एंड 1 स्टार, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है अशोक स्तंभ त्रिकोण में व 3 स्टार, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है अशोक स्तंभ और 2 स्टार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? महानिदेशक महोदय के वर्दी पर कौन कौन से बैजेस होते हैं?
तो इसका सही आंसर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर 1 क्रॉस तलवार व बैटन विद अशोक स्तंभ। ये महानिदेशक के वर्दी पर धारण करने वाले बैजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठ समादेशक के द्वारा वर्दी धारण किए जाने वाले बैजेस कौन कौन से हैं। वर्दी पर ये पैर लिख दिया गया, ये गलती है। वर्दी पर धारण किए जाने वाले बैजेस कौन कौन से हैं। व्हाट आर द बैचेस वियरिंग इन यूनिफॉर्म फिट बाय द सीनियर कमांडेंट। ये कमांडर नहीं होगा, सीनियर कमांडेंट होगा। ऑप्शन नंबर 1 है क्रॉस तलवार व बैटन एंड 1 स्टार। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है अशोक स्तंभ त्रिकोण में 3 स्टार। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है अशोक स्तंभ व 2 स्टार। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है क्रॉस तलवार बैटन और अशोक स्तंभ। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पे निजी तौर पर प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाले एक मुश्त राशि पुरस्कार की राशि कितनी होती है। द अमाउंट ऑफ लंप सम अवार्ड गिवन बाय पासिंग द प्रबोध एग्जामिनेशन इन प्राइवेट इज। ऑप्शन नंबर 1 है 3000 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी है 2000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी है 1000 रुपीज एंड लास्ट वन है 500 रुपीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा यानी कि 1000 रुपये 1000 रुपीज निजी तौर पर प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पर एक मुश्त राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अगले प्रश्न का है अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के प्रावधानों के विषय में वर्णन किया गया है। द प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 345 टू 351। ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 343 टू 351। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 341 टू ऑप्शन 351। ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 347 टू 357। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 342 टू 351 में राजभाषा के प्रावधानों के विषय में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात राजभाषा नियमों के अनुसार किस क्षेत्र में आता है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल ऑफ गुजरात स्टेट इज एरिया कम्स अंडर। ऑप्शन नंबर 1 है क्षेत्र क। ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्र ख। ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्र ग एंड ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्र घ। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षेत्र ख में गुजरात राज्य आता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है कि गैर हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट प्रोवाइड्स दैट हिंदी विल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल। ऑप्शन नंबर 1 है धारा 3 क्लॉज 8। ऑप्शन नंबर बी है धारा 3 क्लॉज 2। ऑप्शन नंबर 3 है धारा 3 क्लॉज 5 एंड ऑप्शन नंबर 4 है धारा 3 क्लॉज 1। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर 3 क्लॉज 5 में दिया गया है कि गैर हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। In which article of the Constitution there is a provision regarding the official language of the states? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 348। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 345। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 342। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 346। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर 345। आर्टिकल 345 में बताया गया है राज्यों की राजभाषा के संबंध में बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आरक्षण चार्ट को द्विभाषी रूप में जारी किया जाता है, वो किन किन भाषाओं में जारी किया जाता है। रिजर्वेशन चार्ट विल बी ऑलवेज बी इश्यूड इन बिलिंगुअल फॉर्म ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 है तमिल एवं अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर 2 है तमिल एवं हिंदी। ऑप्शन नंबर सी है हिंदी एवं अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी है तमिल एवं मलयालम। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर फ्लैश हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आरक्षण चार्ट को तैयार किया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में राजभाषा यानी कि संघ के कार्यालयीय उद्देश्यों के लिए उपयोग नियम 1976 लागू नहीं है। इन विच स्टेट द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन रूल्स 1976 इज नॉट अप्लीकेबल। ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी है केरल। ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो
तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा। वो कौन सा स्टेट है जिसमें राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, वो राज्य है तमिलनाडु, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित 1967 में कितने अनुच्छेद है। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड 1967। ऑप्शन नंबर 1 है 19, ऑप्शन नंबर बी है 29, ऑप्शन नंबर सी है 9 एंड ऑप्शन नंबर डी है 10। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर आपका स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9, यानी कि 9 अनुच्छेद है। राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 अनुच्छेद है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है अवैध कब्जे में पाई गई रेलवे संपत्ति की बरामदगी में फोर्स के अधिकारी को बाधित करना किस धारा के तहत दंडनीय है। अंडर विच सेक्शन इट इज पनिशेबल टू ऑब्स्ट्रक्ट फोर्स ऑफिसर इन द रिकवरी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी फाउंड इन इलीगल पोजेशन। ऑप्शन नंबर 1 है धारा 180 आईपीसी, ऑप्शन नंबर 2 है धारा 183 आईपीसी, तीसरा दे रहा है धारा 183 सीआरपीसी एंड लास्ट वन है धारा 184 सीआरपीसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर 2 183 आईपीसी में बताया गया है कि अगर अवैध कब्जे में पाई गई रेलवे की संपत्ति की बरामदगी में फोर्स के अधिकारी को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बाधित किया जाता है तो धारा 183 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। एनडीपीएस अधिनियम में कितने खंड उपलब्ध है। एनडीपीएस हाउ मेनी क्लॉजेस आर अवेलेबल इन द एक्ट। ऑप्शन नंबर 1 है 85, ऑप्शन नंबर बी है 81, ऑप्शन नंबर सी है 84, ऑप्शन नंबर डी है 83। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 81 खंड है एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आरपीएफ अधिकारी को एनडीपीएस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। RPF, the officer is empowered to exercise the power as per section and NDPS Act. ऑप्शन नंबर 1 है 43 एंड 68 सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है 47 एंड 62, ऑप्शन नंबर सी है 42 एंड 67, ऑप्शन नंबर डी है 48 to 63। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर 42 एंड 67 के द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के धारा सेक्शन 42 और 62 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार आरपीएफ को प्राप्त है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे में भीख मांगने की सजा रेल अधिनियम के किस धारा में परिभाषित की गई है। द पनिशमेंट फॉर बेगिंग इन रेलवे इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट। ऑप्शन नंबर 1 है 144.1, ऑप्शन नंबर बी है 144.2, ऑप्शन नंबर सी है 145.A एंड ऑप्शन नंबर डी है 145.B। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 144.2 में बताया गया है कि रेल परिसर में भीख मांगना दंडनीय अपराध है। ये 144.2 में इसको परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे में सिग्नल उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने की सजा रेल अधिनियम की किस धारा में परिभाषित की गई है। पनिशमेंट फॉर टेम्परिंग विद सिग्नल इक्विपमेंट इन रेलवे इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट। ऑप्शन नंबर 1 है 174.A, ऑप्शन नंबर बी है 174.B, ऑप्शन नंबर सी है 174.C एंड लास्ट है 174.D। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 174C में बताया गया है कि सिग्नल उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना रेल अधिनियम के धारा में दंडनीय बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है एनडीपीएस एक्ट के किस धारा में वर्णित है कि नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक दवाओं के परिवहन से संबंधित जानकारी लिखित रूप में दर्ज की जाएगी। एनडीपीएस अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक ड्रग्स शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ऑप्शन नंबर 1 है 42.1, ऑप्शन नंबर बी है 42.2, ऑप्शन नंबर सी है 42.3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 42.4। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर सी है 42.3। एक छोटा सा एडवाइस आपको है दोस्तों, इस तरह का जब सिमिलर ऑप्शन वाला क्वेश्चन मिले तो आप बहुत ही सावधानी से इन क्वेश्चन को करें। क्यों, अगर बिल्कुल आप परफेक्ट हो, बिल्कुल आपको एकदम 100%
अगर आप आश्वस्त हो कि इसका सही आंसर है तभी लगाएं, नहीं तो गलत होने का चांस बन जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है एनडीपीएस अधिनियम के तहत शक्तियां आरपीएफ को कब प्रदान की गई थी? एनडीपीएस पावर्स अंडर द एक्ट आरपीएफ व्हेन वाज इट गिवन? ऑप्शन नंबर 1 है मार्च 2019, ऑप्शन नंबर बी है अप्रैल 2019, ऑप्शन सी है मई 2019 एंड जून 2019। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। एनडीपीएस अधिनियम के तहत शक्तियां जो है, शक्ति जो मिली हुई है वो आरपीएफ को कब प्रदान की गई? इसका सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर सी है मई 2019, यानी कि मई 2019 में आरपीएफ को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाहियों शक्तियां प्रदान हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे अधिनियम में धाराओं की कुल संख्या जिसमें आरपीएफ अधिनियम अपराधियों को गिरफ्तार कर सकता है और उन पर मुकदमा चला सकता है। द टोटल नंबर्स ऑफ सेक्शन इन द रेलवे एक्ट अंडर विच द रेलवे कैन अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स। ऑप्शन नंबर 1 है 28, ऑप्शन नंबर बी है 29, ऑप्शन नंबर सी है 31, ऑप्शन नंबर डी है 32। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या? बताइए कि रेलवे अधिनियम की धाराओं में वो कितनी धाराएं हैं जिनमें अपराधियों को आरपीएफ गिरफ्तार कर सकता है और उन पर मुकदमा चला सकता है? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 31 है। 31 धाराएं हैं जिनमें आरपीएफ जो है अपराधियों को गिरफ्तार कर सकता है और उन पे मुकदमा चला सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे अधिनियम के अनुसार जांच कैसे की जाएगी, किस धारा में वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द रेलवे एक्ट हाउ टू मेक एन इंक्वायरी इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच सेक्शन? ऑप्शन नंबर ए है 180A, ऑप्शन नंबर बी है 180B, ऑप्शन नंबर सी है 180C, ऑप्शन नंबर डी है 180D। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। सेक्शन 180C में बताया गया है कि जांच को कैसे किया जाएगा रेलवे अधिनियम के अनुसार। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है विशेष कानून यानी कि स्पेशल एक्ट किसके उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल एक्ट आर आईपीसी और पोटा, दूसरा दे रहा है सीआरपीसी और रेलवे अधिनियम, आप तीसरा दे रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट और आरपीयूपी एक्ट, और चौथा दे रहा है आरपीयूपी एक्ट और रेल अधिनियम। देखना है कि इनमें से स्पेशल एक्ट कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर आपका स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही ऑप्शन है आईपीसी और पोटा विशेष कानून के उदाहरण है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है पीआईओ का विस्तारित रूप क्या है? पीआईओ एक्सपेंड, पहला दे रहा है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि जन सूचना अधिकारी, दूसरा दे रहा है पब्लिक इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी कि लोक खुफिया अधिकारी, तीसरा दे रहा है पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि लोक जांच अधिकारी, और लास्ट दे रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि जन सूचना अधिकारी पीआईओ का विस्तारित रूप है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आरोपी द्वारा कबूलनामा करना जबकि वह पुलिस की हिरासत में है, उसके खिलाफ साबित में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इंडियन एविडेंस एक्ट के किस धारा में समझाया गया है? कन्फेशन बाय द एक्यूज्ड विल ही इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रूविंग अगेंस्ट हिम एक्सप्लेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 25, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 26, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 27, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 28। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26, धारा 26 में बताया गया है कि यदि पुलिस हिरासत में रहते हुए अगर उसके खिलाफ कोई भी अगर कन्फेशन किया जाता है तो वो उसके खिलाफ साबित या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 26 में प्रावधान दिया गया है। वैसे इंडियन एविडेंस एक्ट का धारा 24, 25 और 26 तीनों आप पढ़ लीजिएगा। तीनों में से एक क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, यथा संभावित है, इसलिए 24, 25 और 26 को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है विषम को अलग करें, क्रॉस द ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर 1 है चोरी होना, ऑप्शन नंबर बी है धोखा, ऑप्शन नंबर सी है आपराधिक दुर्विनियोग, और अगला है गंभीर चोट। तो इसमें बताइए इसमें अलग कौन सा है इन चारों अपराधों में? तो
तो इसका सही ऑप्शन देखिए फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी गंभीर चोट जो है अलग श्रेणी का अपराध है। इसमें जो है शरीर से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है और बाकी तीनों जो है इससे भिन्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंभीर चोट। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आरोपी द्वारा कबूलनामा करना जबकि इससे पुलिस हिरासत में उसके खिलाफ साबित या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न को रिपीट हो गया। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित को मिलाएं। देखिए एक दिया हुआ है, पहला क है दुष्प्रेरण, इसका दिया हुआ है 403 आईपीसी यानी कि 403 आईपीसी। ख में दिया है चोरी, इसको दिया हुआ है 107 आईपीसी, इसके सामने लिखा हुआ है। ग दिया है आपराधिक दुर्विनियोग 3 नंबर करके, इसके आगे दिया हुआ है 120 ए आईपीसी और घ दिया है षड्यंत्र और 4 करके ऑप्शन दिया है 378 आईपीसी। तो इसका सही मिलान करना है कि इनमें से सही मिलान कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन कौन। ऑप्शन एक दे रहा है क2 ख4 ग1 घ3, दूसरा दे रहा है क4 ख3 ग2 एंड घ1, तीसरा दे रहा है क3 ख1 ग4 एंड घ2 और चौथा दे रहा है क1 ख2 ग3 एंड घ4। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए और इसका मिलान करके बताइए। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क2 ख4 ग1 एंड घ3 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है लोक सेवक के रूप में छद्म रूप धारण करने वाला व्यक्ति किस धारा से दंडनीय है? अंडर विच सेक्शन इज अ पर्सन कमिटिंग मिसडेमनर एज अ पब्लिक सर्वेंट? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 419 आईपीसी, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 416 आईपीसी, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 170 आईपीसी, ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है 119 आईपीसी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा फ्लैश हो गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 170 आईपीसी में दिया गया है कि लोक सेवक के रूप में छद्म रूप धारण करने वाला व्यक्ति जो है धारा 170 आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का इसमें आया है 419, तो दोस्तों बता दें 419 इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा 170 को आप जरूर पढ़िएगा। आईपीसी में धारा 170 को महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में शिकायत को परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कंप्लेंट इज डिफाइंड? ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 घ, ऑप्शन नंबर दूसरा दे रहा है 2 झ, ऑप्शन नंबर तीसरा दे रहा है 2 ज और ऑप्शन नंबर चौथा दे रहा है 2 छ। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर 2 घ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2D इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। गलत संयोजन का चयन करना है। सेलेक्ट द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। देखिए पहला कॉम्बिनेशन दे रहा है स्वीकारोक्ति, आगे दे रहा है कि 17 इंडियन एविडेंस एक्ट, दूसरा दे रहा है विशेषज्ञ की राय यानी 45 इंडियन एविडेंस एक्ट, तीसरा दे रहा है सबूत का भार, उसके सामने दे रहा है 141 इंडियन एविडेंस एक्ट और चौथा दे रहा है रेफ्रेशिंग मेमोरी और आगे दे रहा है 159 इंडियन एविडेंस एक्ट। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए? गलत मिलान कौन सा है? तो इसका सही है आंसर मिल गया, यानी कि गलत मिलान जो है इसका सबूत का भार को के सामने दिया हुआ 141 इंडियन एविडेंस एक्ट, जबकि होना चाहिए 101 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सबूत का भार, यानी कि 101 जो है 141 जो है ये गलत मिलान है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर 1 है श्री के बालाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी रहा है NB रमण, ऑप्शन नंबर सी रहा है श्री MASA ओबड़े, ऑप्शन नंबर डी रहा है श्री रंजन गोगोई। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NB रमण इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मुख्य न्यायाधीश NB रमण हैं इस समय वर्तमान में। अगला प्रश्न है आरपीयूपी अधिनियम मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा एक्विटल के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या होती है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट एक्विटल बाय द पोजेशन इन आरपीयूपी एक्ट केस? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 60 डेज, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 90 डेज, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 120 डेज, ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है 180 डेज। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर आ गया आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया 180 डेज, यानी कि कोई भी एक्विटल अगर उसके खिलाफ अपील दायर करना हो तो कम से अधिक उसको 180 दिनों के अंदर में अपील दायर कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। न्यायिक कार्रवाई में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या उसे बाधा डालना दंडनीय है। इसे आईपीसी के किस धारा में परिभाषित किया गया है? विलफुली इंसल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन पनिशेबल। इट वाज डिस्क्राइब्ड इन आईपीसी इन विच सेक्शन
इट इज डिफाइंड। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 193, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 196, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 1221 एंड ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 167। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया। धारा 228 यानी कि धारा 221 में दिया गया है कि यदि न्यायिक कार्रवाई में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या उसमें बाधा डाल जाता है तो दंड का भागी होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते, अगला प्रश्न है इंडियन एविडेंस एक्ट की किस धारा में लीडिंग क्वेश्चन के बारे में व्याख्या किया गया है? सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्सप्लेन द लीडिंग क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 है धारा 141, ऑप्शन नंबर बी है धारा 137, तीसरा दे रहा है धारा 159 और चौथा दे रहा है धारा 155। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर प्लेस हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा धारा 1 यानी कि धारा 141 यानी कि सूचक प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है बिजली की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयुक्त है? व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उसके पहले CO2, ऑप्शन 2 रहा है हेलोन, ऑप्शन नंबर सी रहा है वाटर टाइप, ऑप्शन नंबर डी रहा है कोई नहीं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते, अगला प्रश्न है दुर्घटना स्थल पर आरपीएफ की भूमिका अस्थायी आदेश संख्या में उल्लिखित है। द रोल ऑफ आरपीएफ एट द एक्सीडेंटल साइट इज मेंटेन्ड इन स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर। ऑप्शन नंबर 1 है 24, ऑप्शन नंबर बी है 42, ऑप्शन नंबर सी है 84, ऑप्शन नंबर डी है 34। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 34 में बताया गया है कि दुर्घटना स्थल पर आरपीएफ की भूमिका के बारे में बताया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर संख्या 34 में बताया गया है। अगला प्रश्न है डेटोनेटर कितने प्रकार के होते हैं? द टाइप ऑफ डेटोनेटर्स आर। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 01, ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है 02, ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है 03, ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है 04। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेटोनेटर 2 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिलीज स्विच किस यंत्र विन्यास के अंतर्गत आता है? रिलीज स्विच कम अंडर विच मैकेनिज्म? ऑप्शन नंबर 1 है आदेश यानी कि कमांड, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है विलंब यानी कि डिले, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है एंटी हैंडलिंग यानी कि एंटी हैंडलिंग और ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है परिवेशी यानी कि एम्बियंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। एंटी हैंडलिंग जो है ये रिलीज स्विच यंत्र विन्यास के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है बिना उचित प्राधिकार के ट्रेन खतरे का सिग्नल पार कर जाती है लेकिन दुर्घटना कोई नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अ डेंजर सिग्नल विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी बट देयर इज नो एक्सीडेंट व्हाट इट इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर 1 है भीषण दुर्घटना यानी कि डिजास्टर, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है सांकेतिक दुर्घटना यानी कि इंडिकेटिव एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है परिणामी दुर्घटना यानी कि कॉन्सिक्वेंटल एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। सांकेतिक दुर्घटना कहा जाएगा यानी कि इंडिकेटिव एक्सीडेंट कहा जाएगा यदि उचित प्राधिकार के बिना ट्रेन लाल सिग्नल को पार कर जाती है और मगर दुर्घटना कोई नहीं होती है तो उसे सांकेतिक दुर्घटना यानी कि इंडिकेटिव एक्सीडेंट कहा जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है डिवाइडिंग ब्रिचिंग का उपयोग एक लाइन होज को कितने लाइनों में विभाजित करने के उद्देश्य से किया जाता है? डिवाइडिंग ब्रिचिंग इज यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ dividing a line hose into how many lines? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर बी है 03, ऑप्शन नंबर सी है 04, ऑप्शन नंबर 4 है 06। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डिवाइडिंग ब्रिचिंग का उपयोग एक लाइन होज को 2 लाइनों में विभाजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 02 इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है वायु आपूर्ति की कटौती को आग बुझाने की किस विधि के नाम से जाना जाता है? द कट ऑफ एयर सप्लाई इज नाउ एज मेथड। ऑप्शन नंबर 1 है स्मूदरिंग, ऑप्शन नंबर बी है कूलिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्टारवेशन, ऑप्शन नंबर 4 है कंबर्सन। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि आग बुझाने की ये विधियां स्मूदरिंग, कूलिंग, स्टारवेशन और कंबर्सन आग को जैसे कोई ठोस पदार्थ हो या द्रव हो या गैस हो, लिक्विड हो, उसको उसमें जो है वायु, उष्मा और उचित ताप को अगर अलग कर दिया जाए तो आग जो है जल नहीं पाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अगर वायु की आपूर्ति की कटौती करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको स्मूदरिंग कहा जाएगा। ये आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर क्या है? आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर इज 128, दूसरा दे रहा है 182, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है
1098 और लास्ट दे रहा है 139। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया। इसका सही आंसर हो गया 139 आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते, अगला प्रश्न है कि रेलवे डिपार्टमेंट में रेलवे विभाग को रेलवे की रीढ़ की हड्डी किस डिपार्टमेंट के रूप में जाना जाता है। यानी कि रेलवे विभाग में किस विभाग को रेल के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट इज नाउ एज द बैकबोन ऑफ रेलवे। ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर सी है परिचालन, ऑप्शन नंबर डी है वाणिज्यिक। बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर देखिए परिचालन आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। परिचालन विभाग को रेलवे की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यातायात नियंत्रण कक्ष को किस रूप में जाना जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम इज नाउ एज। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है मुख्य नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी रहा है रेलवे की तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी रहा है रेलवे का बैकबोन, ऑप्शन नंबर डी रहा है रेलवे की आंख। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर बी रेलवे का तंत्रिका तंत्र, यानी कि रेलवे का नर्वस सिस्टम कहा जाता है यातायात नियंत्रण कक्ष को। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। एफए एंड CAAO, यानी कि FACAO का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है वित्तीय सलाहकार और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, और ऑप्शन नंबर डी रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर होगा वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि CEO कौन है। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए है श्री विनोद कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी है श्री रजनी गुहानी, ऑप्शन नंबर सी है श्री पीयूष गोयल, और ऑप्शन नंबर डी है सुनीत शर्मा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे कर्मचारी भर्तियों और पदोन्नति के लिए कौन सा विभाग काम करता है। विच डिपार्टमेंट वर्क फॉर रेलवे एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग ब्रांच, ऑप्शन नंबर बी रहा है वाणिज्यिक ब्रांच, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कार्मिक ब्रांच, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है मेडिकल ब्रांच। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्मिक शाखा जो है रेलवे कर्मचारियों के भर्ती और पदोन्नति के संबंध में कार्य करता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आरपीएफ का मिशन स्टेटमेंट को अस्थायी आदेश संख्या में दिया गया है। ऑप्शन नंबर है द मिशन स्टेटमेंट ऑफ आरपीएफ इज गिवन इन स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर। किस स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर में मिशन स्टेटमेंट को दिया गया है। देखते हैं ऑप्शन कौन है। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 21, ऑप्शन नंबर सी है 34, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 में स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर एसओ 20 में बताया गया है कि आरपीएफ का मिशन स्टेटमेंट अस्थायी आदेश संख्या 20 में बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर लगा प्रश्न है सुरक्षा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बनने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कितने वर्ष की न्यूनतम सेवा आवश्यक है। टू बिकम द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी कोर्ट अ मिनिमम ऑफ ईयर ऑफ सर्विस एज अ सीनियर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा। ऑप्शन नंबर है 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 7 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 8 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी है 10 ईयर्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 5 ईयर्स, कम से कम 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा आवश्यक है। वैसे इसका सही आंसर हो सकता था 7 वर्ष। अगर प्रश्न हो जाए कि सुरक्षा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बनने के लिए कितने सर्विस की आवश्यकता है, तो 7 वर्ष, न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 ईयर्स का उल्लेख दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है बल सदस्य के बल अभिरक्षा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। The force custody of a member of the force, the approval of is necessary. ऑप्शन नंबर ए है डीजी, ऑप्शन नंबर बी है डीजी, ऑप्शन नंबर सी है पीसीएससी, ऑप्शन नंबर डी है डीएससी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पीसीएससी होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे, यानी कि पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो किस तरह का कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। ऑप्शन नंबर में वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है एकीकृत सर्किट, ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो प्रोसेसर। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। वैक्यूम ट्यूब जो है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है CRIS यानी कि क्रिस कहां पर स्थित है। CRIS इज लोकेटेड इज। ऑप्शन नंबर 1 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी है न्यू दिल्ली। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्रिस कहां पर स्थित है।
तो इसका सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यू दिल्ली में क्रीस स्थित है, न्यू दिल्ली में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या मतलब होता है? व्हाट डज आईपी मीन्स इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी? ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट प्रोवाइड, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट प्रोसीजर एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट प्रोसेसर। बताइए, ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? विच इज एन एग्जाम्पल इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है MS वर्ड, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है MS एक्सेस एंड ऑप्शन नंबर डी दे रहा है MS पावर पॉइंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। इसका सही आंसर होगा MS एक्सेल। MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि गणितीय अभिक्रियाओं को संपन्न किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि MS एक्सेल। दोस्तों, इस तरह से आज का ये 50 प्रश्नों का, ये जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का जो ये सेट था, ये यहीं पे समाप्त होता है। किसी अगले सेट में आपको फिर नए सेट के साथ मिलते हैं जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा। तो दोस्तों, जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें, जो पुराने हैं वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमारा अप्रिसिएशन हो और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं किसी नए सेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।